नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ एक बार फिर हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, आज आपको उत्तर प्रदेश की जमीन का थोड़ा सा भ्रमण कराएंगे, राजनीतिक जमीन का थोड़ा सा भ्रमण कराएंगे। 2017 के बाद अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश ने देखी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था 2017 में उत्तर प्रदेश ने, उस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में दूर दूर तक कहीं नहीं थे। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल, और फिर 3 दशक से ज्यादा का इतिहास बदला उत्तर प्रदेश ने, दोहराया। और योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल की सरकार को देखने के बाद एक और 5 साल उनको दे दिया 2027 तक। अखिलेश यादव अपने आप को स्वाभाविक मुख्यमंत्री मानते हैं, क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के राजनीतिक घराने से आते हैं। ऐसे में उनको अब ये लगने लगा है कि जो एक प्रतिष्ठा काम से लेके और नैतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके साथ साथ जो एक धार्मिक प्रतिष्ठा इस देश के बहुसंख्यकों की, वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है। तो योगी आदित्यनाथ जी का कद इतना ऊंचा हो चला है कि योगी पर अब निजी हमले, राजनीतिक हमले छोड़ के निजी हमले करने लगे हैं अखिलेश यादव। कभी वो माफिया और मठाधीश, इसकी तुलना कर देते हैं। और अभी हालिया उदाहरण, जब टीम योगी के एक वरिष्ठ नौकरशाह के ऊपर उन्होंने सुनियोजित ढंग से अनर्गल प्रचार और प्रलाप कराया, हालांकि उस पर भी ये वो बैकफुट पे हैं। अखिलेश यादव डर गए हैं क्या सर? सर, डरने का कारण है, ऐसे ही कोई नहीं डर जाता। सर, जिस तेजी से उत्तर प्रदेश जो है प्रगति की राह पे बढ़ रहा है, अभी मैं परसों मेरे पास एक ग्राफिक आया, उसमें आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो ग्रोथ है, इट इज इन द बेस्ट 5 इन द कंट्री। सर, बहुत पुरानी बात नहीं है कि बीमारू स्टेट माना जाता था सर। मुझे वो दिन याद है सर। मैं एक बार, ये 2012 के आसपास की बात है, मैं और मेरा बेटा, हम अपने घर महापुर से एक दंगल लड़ने चले गए डुमरांव। डुमरांव माने हाउ दद्दन पहलवान ने दंगल कराया था सर। हमारे गांव से डुमरांव की दूरी थी लगभग 120-30 किलोमीटर। अपनी निजी जीप से गए थे सर, और 100 किलोमीटर यात्रा करनी थी हमको जिला गाजीपुर में। फिर कर्मनाशा नदी जो है बिहार का बॉर्डर बनाती है, उस पार बिहार था सर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजीपुर जिले में 100 किलोमीटर पर्सनल जीप से यात्रा में कितना समय लगा होगा 2012 में? 5 घंटा सर, 5 घंटा, 100 किलोमीटर पर्सनल जीप। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, मैं उस एरिया में पहली बार गया था सर। कर्मनाशा नदी आई, कर्मनाशा नदी का पुल जैसे ही क्रॉस किया तो एक छोटी सी पतली सी ग्रामीण सड़क मिली। ये भैया ग्रामीण सड़क 1 किलोमीटर गई तो वहां एक स्टेट हाईवे किस्म का पतला सा रोड सर, उस पे हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। अरे हमने कहा, अरे बिहार आते ही चमत्कार हो गया। नीतीश का नया नया दौर था, नीतीश का पहला टर्म चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, वहां पे हमने ये रोड पे बोर्ड लगा देखा कि जो सड़क की गुणवत्ता है, उस पे जो बेड बना के जो लेयर्स बिछाई जाती हैं सड़क पे डामर की, उसकी टेस्टिंग का लैब दिखाई दिया हमें। हर जिले में टेस्टिंग लैब था कि जो सड़क बन रही है वो मानक और गुणवत्ता के हिसाब से है कि नहीं है। इतनी जबरदस्त सड़कें बनवाई थी नीतीश बाबू ने, सुशासन की सरकार ने, और वही अखिलेश की गवर्नमेंट थी।
उत्तर प्रदेश में। सर वो दिन, तब से लेकर आज तक गंगा जी में कितना पानी बह गया, और आज चालान हो रहे हैं हम लोग के कि 160 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा। एक बार मेरा बेटा हम लोग सर 2.25 घंटा में आगरा से लखनऊ आ गए, 2.25 घंटे में। तब हमें पता चला कि अच्छा, मैं समझ रहा था कि 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, मैं आराम से सो रहा था, तो मेरा बेटा बोला लखनऊ आ गया। मैंने कहा लखनऊ आ गया कैसे भैया? मैंने कहा उड़ा के ले आए क्या? कहता वाकई आ गया। तो मैंने पूछा अबे तुम 320 किलोमीटर तल 2.25 घंटे में ले आए? कहते 160 पे आए हैं। उस दिन याद है आपको, मैंने आपसे आके पूछा था कि चालान तो नहीं ना हुआ होगा। सर ये वही उत्तर प्रदेश है ना सर। हालांकि वो सड़क अखिलेश जी की ही बनाई हुई थी जिस पे हम दौड़ रहे थे, पर अखिलेश ने पूरे कार्यकाल में बमुश्किल एक एक्सप्रेसवे बनाया था। आज 13 एक्सप्रेसवे या तो बन के तैयार है या ऑपरेशनल है या होने वाले, बस इस साल के अंत तक सब तैयार हो जाएंगे। सर जो विकास की गति, अच्छा एक और भी मैं अगले साल सर कुंभ में प्रयागराज में 76 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु 1.5 महीने के अंदर प्रयागराज आएंगे। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पे वो काम कर रहे हैं कि इन 76 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को अयोध्या, कुछ को काशी और कुछ को बुंदेलखंड एरिया के टूरिज्म वाले एरियाज में डाइवर्ट किया जाए, जिससे इन रीजन्स को भी। सर देखिए प्लानिंग किसे कहते हैं कि जो आदमी एक बार प्रयागराज आ गया उसको बोलो अरे जरा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, अब रामलला के भी दर्शन कर लीजिए, अरे थोड़ा काशी भी घूम आइए, अरे थोड़ा बुंदेलखंड भी, अरे चित्रकूट भी चले जाइए बगले में है, अरे झांसी है, अरे सर ओरछा है, महोबा है। सर देखिए ना अप्रोच देखिए सरकार की। अच्छा उसके बाद जब जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो न्योता दिया और जो योजना बनाई है सर, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश में। और सर जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसके अगल बगल जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, उसके बाद कितना जबरदस्त इंडस्ट्रियल हब आ रहा है। भारत सरकार ने 13 इंडस्ट्रियल सिटीज को चिन्हित किया है, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज और आगरा। उसके बाद अलीगढ़ में इतना जबरदस्त इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। उसके बाद सर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 200 किलोमीटर लंबा, जहां पे 40-40 किलोमीटर लंबे प्लॉट्स दिए गए हैं इंडस्ट्री को। 40 किलोमीटर जमीन एक इंडस्ट्री ने ली, क्योंकि वो मिसाइल्स बनाती है तो उसको मिसाइल टेस्टिंग के लिए वो चाहिए, एक रेंज चाहिए। सर लगभग 125 इंडस्ट्रियलिस्ट तो सिर्फ पंजाब से योगी जी से जाके मिला है कि हम उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और आप हमने जमीन भी चिन्हित कर ली है अपने लिए, आप सिर्फ हमें आज्ञा दे दीजिए। तो जब सर ये मैं बताऊं, मैं क्योंकि मैं उन दिनों जलंधर में था, तो लुधियाना के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी यारी दोस्ती है, तो वो बता रहे थे कि हमने 2 महीना पहले योगी जी से समय मांगा था, तो योगी जी ने कहा कि जब समय दिया उससे पहले योगी जी ने, आपको तो पूरी जानकारी है कि पूरा अपना प्रशासनिक अमला बुला लिया कि 120 इंडस्ट्रियलिस्ट का एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा है और उनको उनकी इंडस्ट्री को क्लियरेंस 15 दिन के अंदर आपको देनी है, विदिन 15 डेज। मुझे याद है उस मीटिंग में अवनीश अवस्थी जी भी बैठे थे, आपको याद होगा। और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद थे। उन्होंने बोला अभी प्रपोजल दीजिए, 15 दिन में आपको बिजली, पानी, सड़क, एनवायरमेंट क्लियरेंस, हर चीज
15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। आइए स्वागत। तो सर बात यह ना कि इतनी तेजी से विकास करता हुआ प्रदेश, अच्छा फिर मेरा कल वाला, मैं कल ही आपके साथ बात कर रहा था ना कि चोरों को दिक्कत तो होगी जिनका उद्देश्य सिर्फ प्रदेश को लूटना रहा है? अब उनके सामने एक विकास पुरुष आ गया, योगी जैसा, जिसने कि प्रदेश को चौमुखी विकास की ओर बढ़ाया है। तो सर क्यों दिक्कत नहीं होगी अखिलेश यादव को? सर एक बात बताइए ना, दो भाई बहन होते हैं, बहन पढ़ने में बहुत तेज होती है, भाईवा सिर्फ आवारागर्दी करता है, तो भाईवा को तो बहन की पढ़ाई से दिक्कत होगी ना कि तुम 24 घंटा पढ़ती रहती हो, घर का काम करती हो, घर में रहती हो, मैं आवारागर्दी करता हूं। तो वो कहता है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी जो शराफत है वो मेरे लिए एक समस्या बन गई है। सर योगी जी का उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाना अखिलेश यादव के लिए एक समस्या बन गया है। क्या जवाब देंगे पब्लिक को? भाई पब्लिक तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछेगी ना। अच्छा, अखिलेश का काम था सिर्फ माफियाओं को संरक्षण देना। उनकी पूरी की पूरी राजनीति है कि माफिया जितना पनपेगा उतना उनका वोट बैंक खुश होगा, उनको वोट देगा। योगी जी का है माफिया को जितना मारोगे, गुंडे बदमाश को जितना मारोगे, उतना ज्यादा पब्लिक खुश होगी, वोट मिलेगा। तो देखिए ना, शासन प्रशासन की अप्रोच कितने डिफरेंट है। तो अखिलेश को दिक्कत क्यों नहीं होगी? बिल्कुल। और उसी के साथ सर, ये तो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। मैं अगर उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी, जिसको कि मतलब वो दशकों का दंश सर, 40 साल पुराना कोढ़ खाज जो भी कह लीजिए, और सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार के आपका जिला छपरा हो, चाहे जिला सिवान हो, गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, इन जिलों की जापानी इंसेफेलाइटिस सर, लाखों लोग उससे इफेक्ट होते थे, हजारों बच्चे अपंग होते थे, हजारों बच्चों की मौत होती थी। योगी आदित्यनाथ जी जब बिल्कुल शपथ लिए ही थे और पहला बारिश का सीजन आया था 2017 में, तो डॉक्टर कफील सबको याद होगा सर, जहां ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत का तांडव हुआ था। सर पिछले 7 सालों से जापानी इंसेफेलाइटिस उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुनाई नहीं देता। इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी सर? और ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई मंत्र मार दिया बाबा जी ने। भाई पीठाधीश्वर हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि ओम बट किया और हो गया। एक लंबी प्लानिंग और सूक्ष्म तरीके से, जिसमें संपूर्ण स्वच्छता अभियान भी जुड़ा, उसमें हर घर नल भी जुड़ा, शौचालय जुड़ा, शूकर पालन बस्तियों से दूर किया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाएं, उच्चतर प्राथमिक सेवाएं, ये सारी रही। और सर आप भी उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बड़ी विनम्रता से दर्शकों के सामने भी हाथ जोड़ के, उत्तर प्रदेश वाले क्या कभी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का सोच सकते थे? मैं अभी एम्स पे नहीं आऊंगा। तो एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर, दूसरी तरफ आपने सड़क परिवहन की बात की, और तीसरी तरफ स्वास्थ्य। जी सर आपने बात मुझे याद दिला दी, मैं भूल गया कि 5 जिले के मरीज बीएचयू आया करते थे। पूरा जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, 7 जिला बीएचयू आता था सर। वो दिन बहुत पुरानी बात नहीं है, वाकई। ये तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। अच्छा आपको मालूम है गाजीपुर जिले में आईसीयू नहीं था। एक चीज और बताऊं, बहुत पुरानी बात नहीं है, हम लोगों के अभिन्न मित्र संजीव मिश्रा जी, कितनी दुखद मृत्यु हुई थी और कहां हुई थी? बलिया।
और किसी वाइटल ऑर्गन में चोट नहीं लगी थी, उनकी जांघ के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, और बलिया और गाजीपुर बीच में 2 जिले पड़ते थे। उन 2 जिलों में उस इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने की कोई एक्सपर्टीज, कोई आईसीयू न बलिया में उपलब्ध था, न गाजीपुर में उपलब्ध था। ही वॉज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू वाराणसी, और उसमें 3 घंटे से ज्यादा लग गए थे। उन दिनों ये हमारा 4 लेन तैयार नहीं था, और उनकी रास्ते में सर बनारस पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई। सर इससे बड़ी मुझे अभी आपने जो आपने बातें याद दिला दी मुझे, अब सोच के देखिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होने का क्या मतलब है। मुझे मेरे मित्रों ने बताया कि गाजीपुर शहर में वेंटिलेटर नहीं थे, बनारस जाना पड़ता था। ट्रॉमा के कोई भी केस, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, 4 जिले से दूर से आदमी बनारस आता था। सर ये तो वाकई क्रांति है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना, मतलब कम से कम हर जिले में आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर, कि कैसा भी गंभीर मरीज आ जाए उसको बनारस नहीं आना पड़ता। जी सर यहाँ बहुत सारे लोग ये कहेंगे साहब कि क्या 80-82 जिलों में बन गए, लेकिन उसी के सामने एक सवाल ये भी पैदा होता है ना सर, जैसा कि आपने बार बार कहा कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं। अरे साहब, उत्तर प्रदेश 2017 में ही थोड़ी ना पैदा हुआ है। आज जितने मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हैं, और इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तब भी कम से कम आधा दर्जन, मेरा अनुमान है आधा दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस की साइट पर काम हो रहे हैं। कहीं बिल्डिंग बन गई है तो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, कहीं इक्विपमेंट्स बिल्डिंग दोनों आ गई हैं तो भर्तियां हो रही हैं, कहीं आज नींव भी खुद रही है। लेकिन सर इन 7, 7.5, 8 सालों में जो कुछ भी हुआ है, स्वास्थ्य, केवल एक स्वास्थ्य, अच्छा ये तो एक चीज हुआ है सर कि लंबे संदर्भों में स्वास्थ्य सेवाओं का एक डेवलपमेंट हो, मेडिकल कॉलेज बने, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका इलाज हो। आपने बीएचओ की बात की, बाबा राघव दास, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, बिहार के 5 जिले, नेपाल, पूरा मधेसी क्षेत्र उनको कैटर करता था सर। गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर में एक भालोटिया मार्केट है, कैश काउ माना जाता था मेडिकल के लिए सर, क्योंकि वहां पर 10 से 12 जिले और विदेशी नेपाली भी वहां पर आते थे, नेपाल के नागरिक भी आते थे। ये तो हुआ सर कि एक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा स्वास्थ्य सुविधाओं का आप तैयार कर रहे हैं इन 7-8 सालों में। उसी के साथ सर आकस्मिक रूप से इमरजेंसी कोई टपक पड़ती है, कोविड मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किया गया है वो तो एक आपदा की सिचुएशन थी सर, और उसमें अपने आप को इतनी जल्दी तैयार करना, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाती है ना सर। मैं, आपको याद होगा, मैं आजमगढ़ को मैंने खाली नाम सुना था, हालांकि मेरा बगल का जिला है। जब हम लोग आजमगढ़ में 2019 वाले चुनाव में आजमगढ़ में 1.5 महीने का जब प्रवास हुआ, तो मैंने जीवन में पहली बार आजमगढ़ को नजदीक से देखा। तो वहां के जब मित्रों से बात होती थी तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। मैंने कहा आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट? मैंने कहा यहां बन के क्या करेगा? बोले आपको आजमगढ़ का पोटेंशियल मालूम नहीं है? तो मैंने पूछा कैसे? बोला आजमगढ़ में इस साल जो है पहले नेशनल सर्विस शुरू हो जाएगी, और आजमगढ़ के पास प्रतिदिन 1 लोड, पूरा बड़ा वाला एयरबस 320 ले जाने का पैसेंजर लोड, 1 मुंबई के लिए, 1 दिल्ली के लिए, 1 बेंगलोर के लिए, 1 चेन्नई, हैदराबाद और कलकत्ता के लिए, 1 लोड ऑलरेडी तैयार है। तो मैंने पूछा कैसे? कहते इतने लोग आजमगढ़ के इन शहरों में काम करते हैं और डेली आते जाते हैं। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको मालूम है दिल्ली में, दिल्ली के लिए एसी बस और एसी ट्रेन की कितनी सीट उपलब्ध है? करीब 3000। आजमगढ़ से 3000 यात्री प्रतिदिन एसी क्लास में ट्रेवल करके आजमगढ़ से
दिल्ली जाता है। कहते हैं अब बाकी मुंबई, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद की छोड़ दीजिए। तो मैंने पूछा कि एक बात बताइए कि ये तो सचमुच 10-12 फ्लाइट्स का जुगाड़, तो उस मेरे मित्र ने कहा कि इतनी सी बात नहीं है। आपके मनोज सिन्हा जी तब तक वो थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है एक नेशनल एयरपोर्ट जो गाजीपुर का जो एयरपोर्ट है उसको अपग्रेड करने की तैयारी है और गाजीपुर से हावड़ा, मुंबई और दिल्ली के लिए फ्लाइट्स की तैयारी कर रही है। तो मैंने कहा हाँ यार, गाजीपुर में भी बहुत पोटेंशियल है। तो मेरे उन मित्र ने बताया, वो भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में, कैन यू इमेजिन, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट अ पोटेंशियल टू हैव अ फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट विद फुल लोड, बड़े एयरक्राफ्ट का लोड। जी। और सर प्लानिंग भी तो देख लीजिए, अगर आप डिमांड कर रहे हैं, अर्थशास्त्र का जो बेसिक नियम क्या है, डिमांड और सप्लाई वाला, आपने कहा कि डिमांड है सरकार की, केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना है, उस उड़ान योजना में ये प्राथमिकता है। आपने आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर की बात की। गोरखपुर गोरखपुर एयरपोर्ट से आज की डेट में 2 दर्जन फ्लाइटें ऑपरेशनल हैं। नया एयरपोर्ट बनके तैयार है और उसके बाद वहां पर कैपेसिटी जो है वो 3-3.5 दर्जन फ्लाइटों की हो जाएगी रोजाना। कुशीनगर मात्र 60-70 किलोमीटर दूर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ। गोरखपुर से महज 90 किलोमीटर दूर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके साथ रिलीजियस टूरिज्म की अगर आप बात कर लीजिए सर, बुद्ध सर्किट, बुंदेलखंड की पूरी रिलीजियस सर्किट, कृष्ण सर्किट, राम सर्किट, ये सारी चीजें सर, और इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर का टॉपअप। ऐसे में क्या अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन तय ही नहीं कर पा रहे हैं, या जो उनकी राजनीतिक तय जमीन है जिसमें माफिया शामिल हैं, जिसमें उनका अपना एक केवल जाति वर्ग शामिल है, भाईजान्स शामिल हैं, इसके अलावा उनको अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं कहां से अपनी राजनीतिक जमीन तलाशूं। ये वजह है कि जी 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 मेरे एक मित्र हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, तो हर साल दिसंबर में घूमने निकलते हैं। तो मैंने पूछा आप हर साल दिसंबर में ही क्यों निकलते हैं? तो बोले कि दिसंबर हेल्दी सीजन होता है, हम लोग का पास लोड कम रहता है काम का, बहुत लोग बीमार नहीं पड़ते, तो फुर्सत रहती है, तो दिसंबर में घूम आते हैं। तो मैंने पूछा दिसंबर में काहे फुर्सत रहते हैं? कहते लोग स्वस्थ इसलिए रहते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ को पनपने के लिए ना सर्दी के कारण मौका कम मिलता है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितनी ज्यादा नमी होगी, उतनी ज्यादा बीमारी होगी। तो सर प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया को पनपने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। सर अखिलेश यादव को पनपने के लिए भी, अखिलेश यादव और उनके समर्थक, उनके वोटर को पनपने के लिए अराजकता, लॉलेसनेस, एनार्की, गुंडागर्दी का माहौल चाहिए होता है। इसलिए अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को पनपने का मौका देने, अबे उनके वोट बैंक को क्या करना है? लैंड ग्रैबिंग करना है, चोरी चकारी करना है, डकैती करना है, लड़कियों को छेड़ना है, लोफरगिरी करना है। तो जब पुलिस आए, पुलिस फलाने और फलाने इन 2 वर्गों के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखना है, स्पष्ट निर्देश होता था कि नहीं होता था? अरे बिल्कुल सर, विक्रम सिंह साहब ने इस बात को कहा है, लूटो खाओ ऐश करो, अपहरण, डकैती, फिरौती, लैंड ग्रैबिंग, जिसकी संपत्ति चाहो उसकी कब्जा कर लो, चोरी चकारी। सर योगी जी ने आते ही माहौल चेंज कर दिया कि सुख शांति भाईचारा, कोई अराजकता नहीं होगी। सर सारे देश में आंदोलन हुए, यूपी में नहीं हुए। शाहीन बाग नहीं सजा सर, शाहीन बाग, शाहीन बाग मुझे याद है था आपको।
मैं चारबाग उतरा और रिक्शा पकड़ के जा रहा था, तो एक जगह है सड़क पे सर हजारों चप्पल जूता जो है तो बेगम मुझे समझ हजरत महल पार्क के मैंने थोड़ा आज किनारे। शायद आपसे पूछा, मैंने कहा यार उस रोड पे चप्पल जूता था, बोला वही तो हुआ है लाठीचार्ज। शाम को आपको हम लोग वो जगह दिखाने भी ले गए, याद हाँ होगा आपको। हाँ, कि जब लाठीचार्ज हुआ तो सब जूता चप्पल छोड़ के भगे। तो सर गुंडा अराजक तत्वों पे योगी की पुलिस का कहर, और अच्छा सुख शांति के माहौल में सर निश्चित रूप से प्रगति आएगी। बिल्कुल आज पंजाब, सर एक बात बताऊं, आज पंजाब में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता। उसको सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? भैया सब कुछ हो जाएगा, आज लगा लेंगे। भगवंत मान साहब लाल कारपेट बिछा रहे हैं, कल को हमारे गेट पे कोई पगड़धारी आके 1.5-2 साल के लिए धरना दे के बैठ जाएगा, हम क्या करेंगे? तो ये रिस्क कौन लेगा? उत्तर प्रदेश में ये रिस्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाबा बिल्कुल की एक गारंटी है ना कि आप आइए, जी, काम कीजिए, आपकी तरफ कोई टेढ़ी निगाह करके देख नहीं सकता। तो सर जो बिल्कुल अखिलेश का इकोसिस्टम है ना सर, अखिलेश का जो बैक्टीरिया वायरस है सर, वो बाबा ने ऐसा माहौल बना दिया है कि वो पनप ही नहीं पा रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और यहीं पर एक चीज और आती है कि जनाकांक्षाओं का स्तर इतना ऊपर हो गया है इन तमाम सालों में। एक पॉइंट जी, और कि मोदी जी का जो ये स्वच्छता अभियान था, स्वच्छ भारत और ओपन डेफेकेशन जो कम हुआ है, आप जरा किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बड़े एरिया मैनेजर से बात करेगा, सर एंटीबायोटिक की खपत कम हो गई है। बिल्कुल सर। खुले में शौच जाना जब बंद हो जाएगा तो निश्चित रूप से बीमारियां कम होंगी। सर मैंने अभी आपसे कहा ना, जापानी इंसेफेलाइटिस जैसा 40 साल पुराना कोड पूर्वांचल से, केवल इन्हीं हाँ, छोटे छोटे उपायों से। बाबा जी ने कोई मंत्र थोड़ी ना फूका साहब। सब हाँ, कुछ जब एक पूरा चैन तैयार होता है, सुअरों का पालन जो है आबादी से दूर होने लगा, उधर शौचालय बन गए, खुले में शौच बंद हो गया, उसके बाद पानी अच्छा मिलने लगा, तो ये सारी चीजों ने एक 40 साल पुराना जो कि असंभव लगता था, ये खत्म कर दिया। निश्चित रूप से सर, उत्तर अखिलेश प्रदेश, यादव नामक बैक्टीरिया को पनपने के लिए गंदगी वाला माहौल नहीं मिल रहा है, इसलिए अखिलेश यादव नामक बैक्टीरिया परेशान है, दुखी है। परेशान है। और चूंकि उनके इकोसिस्टम के लिए अनुकूल मौसम अब नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से डरने लगे हैं अखिलेश यादव। इसलिए बेहतर यह है दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ जी के राजनीति, उनके राजनीतिक कद से अखिलेश यादव जी नहीं डरे हुए हैं, वो इस नए उत्तर प्रदेश से डरे हैं जो 2017 के बाद आकार ले रहा है। योगी से अखिलेश जी का डर नहीं है, नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की जनाकांक्षा, जन अपेक्षा, इससे डर रहे हैं अखिलेश यादव। और अगर ऐसा डर है तो अखिलेश जी, आपको ये डर डर अच्छा है, ये मुबारक हो, डर अच्छा है। बधाई हो, हाँ, अच्छा है। ये डरते डर रहिए, इस नए उत्तर प्रदेश से आपका डरना डरते, बेहद जरूरी है। भगवान करे, बाबा भगवान जी, करे आप और डरें, भगवान करे हाँ, आप और डरें। अल्लाह करे हाँ, जोरे कलम और जियादा। तो बाबा जी, इसी टेक के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।